तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में चला असदुद्दीन ओवैसी का जादू। एमआईएम जीत रही 10 से 15 सीटें। बिहार में एमआईएम पार्टी ने रच दिया इतिहास। बिहार विधानसभा चुनाव के 2 सर्वों में महागठबंधन की बन रही है सरकार। भाजपा को नहीं मिल रहा बहुमत। मुसलमानों के खिलाफ धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू पद यात्रा शुरू की तो छठे दिन ही बाबा को आया 100 डिग्री से ज्यादा बुखार। दवा खाकर सड़क पर गिरे। बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को गाली देकर भाजपा में गए मनीष कश्यप। हार रहा है चुनाव, मिल रहे हैं सिर्फ 5 से 10 हजार वोट। दिल्ली में हुई घटना को केंद्र की मोदी सरकार ने माना आतंकवादी घटना। मृतकों को मोदी सरकार ने दी श्रद्धांजलि। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार विधानसभा चुनाव में चला असदुद्दीन ओवैसी का जादू। एमआईएम जीत रही है 3 से 4 सीटें। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के मतदान समाप्त हो गए और कल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि नतीजों से पहले बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आए हैं, जिनको लेकर मोदी अमित शाह की चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों आपको बताएं दोस्तों कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का जलवा बरकरार रहा। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम 0 सीटें जीतेगी, लेकिन इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने बिहार में कमाल कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि पिछले बार हुए विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर जीती थी, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने 25 सीटों पर बिहार में उम्मीदवार उतारे। लेकिन इस बार आए एग्जिट पोलों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2 से 3 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद तो ये जताई जा रही थी कि बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो एमआईएम पार्टी को वोट नहीं देंगे और बिहार में सरकार को चेंज करेंगे। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को काफी अच्छा वोट मिला है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लगभग दोस्तों 15% वोट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिला है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि इस बार उम्मीद तो ये जताई जा रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार 0/0 रहेगी, यानी सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन बिहार की जो जनता है उसने असदुद्दीन ओवैसी को अहमियत दी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को दोस्तों 3 सीटें जिताई। ये तो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, सीटें लगभग 10 भी हो सकती हैं। उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि लगभग 10 सीटें एमआईएम पार्टी इस बार बिहार में जीतेगी। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों 203 सीटें ही सर्वे में दिखाई जा रही हैं। अब देखना ये होगा जो नई पार्टी जो है प्रशांत किशोर की बनी है उसका तो खाता ही बिहार में नहीं खुल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी तो इतनी बड़ी संख्या में छोटी सी पार्टी होकर सीटें जीत रहे हैं, तो ये बड़ी अपडेट है। वहीं दोस्तों बिहार में जो नतीजे आए हैं उनमें महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। 2 एग्जिट पोलों में महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 3-4 एग्जिट पोलों में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि कौन से एग्जिट पोल सही साबित होते हैं और कौन से एग्जिट पोल खराब साबित होते हैं। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हिंदू पद यात्रा निकालना बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को पड़ा भारी, तबीयत हुई खराब। जी दोस्तों आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू पद यात्रा निकाल रहे हैं और आज उनका 7वां दिन है। लेकिन हरियाणा के पलवल के गांव खटेला सराय में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते वह सड़क पर ही लेट गए। इसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया और चेकअप में उनको 100 डिग्री से ज्यादा बुखार निकला। डॉक्टर ने धीरेन्द्र शास्त्री को 2 दिन आराम करने को कहा है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने दवा खाई और कुछ देर तक आराम करने के बाद फिर से पदयात्रा पर निकल पड़े। इससे पहले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू एक होंगे तो धमाके नहीं होंगे। आतंकवाद की घटनाओं में एक भी कौम के लोगों का नाम आता है। ये सवाल खड़ा होता है, अभी 8 लोग मरे हैं, अगर हिंदू एक नहीं हुए तो 80,000 मारे जाएंगे। यानी बाबा किस तरीके से गलत बयानबाजी कर रहे हैं और लोगों को भड़काना चाहते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर मुसलमानों को ये हमले करने के आरोपी बताए हैं। यानी बाबा की मानसिकता कितनी छोटी हो गई है कि बाबा मुसलमानों पर सीधे तौर पर ये काम करने के आरोप लगा रहे हैं, जबकि कई पाकिस्तानी एजेंसियों की मदद करने में हिंदू, सिख,
सभी धर्म के लोग पाए गए हैं। इससे पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव खत्म होने के बाद पलटी मारने की तैयारी में नीतीश कुमार बिहार चुनाव के परिणाम से पहले हरा साफा बांधकर पहुंच गए मजहर पर। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान संपन्न हो गया है और 14 नवंबर को मतगणना पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां विधि विधान से बजरंगबली के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ बिहार के वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। महावीर मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई कोर्ट स्थित मजहर का भी दौरा किए। उन्होंने मजहर पर श्रद्धा पूर्वक चादर चढ़ाई और सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश करते हुए बिहार की समृद्धि, खुशहाली और शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान सिर पर हरे रंग का साफा पहने थे। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की धार्मिक यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स नीतीश कुमार के दोबारा से पलटी मारने की बात कह रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को 2 चरणों में हुए हैं, जिसमें पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान हुआ था। और दोस्तों अब जो है उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश कुमार की अगर एनडीए के साथ सरकार नहीं बन पाती है तो वो तेजस्वी यादव के साथ भी सरकार बना सकते हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली की घटना को मोदी सरकार ने माना आतंकी घटना, बुलाई मीटिंग। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली में एक घटना हुई है कार वाली, उसको लेकर मोदी सरकार ने इस घटना को आतंकी घटना माना है। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें सुरक्षा समितियों के साथ बैठक की जा रही है। कैबिनेट बैठक में मृतकों को श्रद्धांजलि भी प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जो लोग इस घटना में घायल हुए थे उन लोगों से मुलाकात भी की है। दरअसल आपको बता दें कि जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी भूटान के राजा को बर्थडे विश करने के लिए भूटान निकल पड़े थे और भूटान से अब वो लौटे हैं। तो उन्होंने दोस्तों सभी घायलों से मुलाकात की है और दोस्तों इस घटना को लेकर आगे की कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। अब सोचना ये होगा दोस्तों कि किस तरीके से ये घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं। दिल्ली जो एक बहुत सुरक्षित स्थान है और लाल किले के पास में आखिरकार सरकार कर क्या रही है। इससे भी तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मनीष कश्यप हार रहा चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आने के बाद अब सरकार की निगाहें और लोग की निगाहें उन सीटों पर हैं जिनको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। अब यूट्यूबर मनीष कश्यप जो पहले मुसलमानों को भला बुरा कहकर भाजपा में गया और भाजपा से जब लात पड़ी इसको तो ये जन स्वराज पार्टी में आ गया। अब ये विधानसभा चुनाव बिहार में लड़ रहा है, लेकिन ये बुरी तरीके से हार रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मनीष कश्यप दोस्तों पश्चिमी चंपारण की सीट से हार रहा है। यहाँ दोस्तों महागठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मनीष कश्यप को लेकर जो है न्यूज पिंच और AI पॉलिटिक्स ने जो ओपिनियन पोल जारी किए हैं उसमें इसको मात्र 15.58% ही वोट मिल रहा है, जो कि जीत के लिए बहुत कम है। कम से कम 48 से 43 या 53% वोट जीत के लिए चाहिए। तो ये बुरी तरीके से हार रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताएं दोस्तों कि महागठबंधन का प्रत्याशी सीट जीतता हुआ दिख रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इससे भी तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू पद यात्रा निकालना बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को पड़ा भारी, तबीयत हुई खराब। दोस्तों आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू पद यात्रा निकाल रहे हैं और आज उनका 7वां दिन है। लेकिन हरियाणा के पलवल के गांव खटेला सराय में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते वह सड़क पर ही लेट गए। इसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया और चेकअप में उनको 100 डिग्री से ज़्यादा बुखार निकला। डॉक्टर ने धीरेन्द्र शास्त्री को 2 दिन आराम करने को कहा है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने दवा खाई और कुछ देर तक आराम करने के बाद फिर से पदयात्रा पर निकल पड़े। इससे पहले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू एक होंगे तो धमाके नहीं होंगे। आतंकवाद की घटनाओं में एक भी कौम के लोगों का नाम आता है। ये सवाल खड़ा होता है, अभी 8 लोग मरे हैं, अगर हिंदू एक नहीं हुए तो 80,000 मारे जाएंगे। यानी बाबा किस तरीके से गलत बयानबाजी कर रहे हैं और लोगों को भड़काना चाहते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर मुसलमानों को ये
हमले करने के आरोपी बताए हैं। यानी बाबा की मानसिकता कितनी छोटी हो गई है कि बाबा मुसलमानों पर सीधे तौर पर ये